नमस्कार खमागनी। मैं अनिल शर्मा और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से सत्य हिंदी पे जुड़ने के लिए। देखिए, आज मैं बात करना चाहूँगा आपसे जो चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। चंद दिन मतलब जब 4 तारीख को एग्जैक्ट पोल आए या जब काउंटिंग होकर रिजल्ट आया, उससे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों से शेयर करा था और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 5 या 5 से कम सीटें बीजेपी की आती हैं तो बीजेपी में घमासान अल्लाह गुल्ला होने की संभावना है। और आज की तारीख में देखता हूं तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो पर्दे के पीछे चल रहा है, काफी हल्ला गुल्ला भी हो रहा है। आप ट्वीट पढ़ेंगे तो भी समझेंगे आप ये क्या हो रहा है एकदम से राजस्थान में। देखिए, 2014 का जो चुनाव था लोकसभा का, 2014 के चुनाव के अंदर बीजेपी को 25 में से 25 सीटें मिली थी। राजस्थान में लोकसभा की टोटल मिला के 25 सीटें हैं। उसके बाद आया 2019, उसमें भी बीजेपी को 25 की 25 सीटें मिली और कांग्रेस का स्कोर दोनों बार 0-0 रहा। अब हमें देखना था कि 2024 में क्या होता है। देखिए, 2024 बीजेपी के लिए राजस्थान के तौर पे ठीक नहीं आया, रिजल्ट ठीक नहीं आया, बिल्कुल ठीक नहीं आया। और कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक बोलना चाहिए, बेहतर होगा, ने अपने दम पे 11 सीटें राजस्थान में निकाल दी और एक सीट ऐसी थी जिसपे उनकी हार सिर्फ 1600-1700 वोटों के करीब हुई और जिसपे रिकाउंटिंग की डिमांड भी हुई थी। वो थी जयपुर ग्रामीण, पर जीती कितनी? 11। और बीजेपी के पास कितनी थी? 14। तो अगर आप इसको ऐसे देखें तो आप समझ पाएंगे कि ना तो बीजेपी हैट्रिक लगा पाई, ना बीजेपी ने कोई ढंग का नंबर जीत पाई, क्योंकि 11 सीट से अंतर बहुत पड़ा इंडिया ब्लॉक को राजस्थान में जो उन्होंने जीती। अब मैं आता हूं उसका कारण क्या था हारने का। पहले तो उसका कारण 3 थे जो मैं शुरू से बोलता रहा था और कई लोग मेरी बातों को उस टाइम पकड़ नहीं पा रहे थे या शायद समझ नहीं पा रहे थे। उसमें एक कारण था सबसे बड़ा, कंसोलिडेशन ऑफ जाट वोट। मतलब जाट एक मुश्त लगता है जैसे सरक गए हो कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की तरफ। उसका कारण एक तो था गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के राजस्थान में, खुद जाट है और जिस तरह की वो भाषा से लोगों को अपने आप में जोड़ते थे, अब बातें करते थे राजस्थानी भाषा में, लोगों को जोड़ते थे अब और बातें करते थे, डांस करते थे, उससे विटीनेस और ह्यूमर उनकी कैनवेसिंग में आया, लोग उनसे जुड़ते चले गए। इसके अलावा राहुल कसवा का टिकट काटना बीजेपी के द्वारा, ये चीज बीजेपी को बहुत हैवी पड़ी और मैं मानता हूं ये टर्निंग पॉइंट था कि राहुल कसवा का टिकट करा और राहुल कसवा को कांग्रेस ने हैंड टू हैंड टिकट दिया। राहुल कसवा कौन है? वो भी जाति से जाट है। तो आप समझिए 2 बड़े कारण ये हुए। तीसरा कारण, दलित वोट क्यों खिसका? दलित वोटों का खिसकने का मैं मानता हूं एक बड़ा कारण था क्योंकि ज्योति मिर्धा कोई नागौर से चुनाव लड़ रही थी। उन्होंने अपनी स्पीच में कह दिया था कि अगर संविधान बदलना है तो हमें मोदी जी को 400 से ज्यादा सीट देनी होगी। इससे दलित वोटर में एक भय फैला और उनको लगा अगर संविधान बदला तो क्या हमारा रिजर्वेशन खत्म कर देंगे? अगर रिजर्वेशन खत्म नहीं करेंगे तो क्या हमें लोग हर चीज को प्राइवेटाइज कर देंगे जिससे हम कहीं भी रिजर्वेशन ना पा पाए? शायद ये डर ने एकदम से दलित वोटर और शेड्यूल्ड ट्राइब वोटर्स को एकदम से एकमुश्त कांग्रेस की तरफ खिसका दिया। इसलिए आप देखेंगे कई सीटें ऐसी हैं जैसे दौसा है, करौली है, भरतपुर है, इन जगहों पे इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस ने जीत अर्जित करी है क्योंकि एन ब्लॉक वोट उनके पास गया। ऐसा ही कुछ आपको और देखने को मिलेगा कि आप दूसरा कारण, तीसरा कारण, कई कारण हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी एक बड़े नंबर से हारी। तीसरा बहुत बड़ा कारण है, आपको बताता हूं, वो है खुद चीफ मिनिस्टर भजन लाल, जिनको एक पर्ची के द्वारा सीएम बनाया गया था। और उसमें भी एक बड़ा कारण, अगर आप डीप जाएंगे एनालिसिस में तो आप पाएंगे कि जो पुरानी चीफ मिनिस्टर थी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान और बीजेपी की सबसे ताकतवर नेता राजस्थान में वसुंधरा राजे, वो कैनवेसिंग करने कहीं नहीं गई। उनकी यूएसपी क्या थी? यूएसपी पे ध्यान दीजिए। वो बोलती थी मैं जाति से क्षत्रिय हूं, मेरा शादी हुई जाटों में, जाटों की बहू हूं और मेरी बहू जो है मतलब मेरे बेटे की जो वाइफ है वो गुर्जर है। तो 3 सेगमेंट को वो केटर करती थी। पर अब के वो दुष्यंत सिंह जो उनका बेटा है, उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी आपका झालावाड़ 12 से बाहर नहीं निकली और उन्होंने अपने आप को कंसंट्रेट कर रखा उसमें। उसका नुकसान भी बीजेपी को कहीं ना कहीं उठाना पड़ा। और भजन लाल जी के साथ दिक्कत ये आई
मुख्यमंत्री तो आपने बना दिया, आप कैसे बनाया देखिए, उस पर बहस करना अभी मुश्किल है, बहस नहीं कर पाएंगे और ना इतना हमारे पास टाइम है। पर यह बात जरूर है कि उनकी वजह से, क्योंकि लोग उनको पहचानते नहीं थे, वो जहां जहां कैनवेसिंग करने गए उनको बने हुए जुम्मा 4-5 महीने हुए थे, तो लोग उनको पहचाने नहीं, उसका नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ा। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूं। मेन पॉइंट क्या है? क्या बीजेपी में घमासान या कोई हल्ला गुल्ला होने की संभावना है? मैं मानता हूं बिल्कुल है, और इस तरफ एक इशारा हो भी गया। मानिए किरोड़ी लाल मीणा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने चुनावों में एक सबको बाइट दी थी, करीब करीब कुछ लोगों को बाइट दी थी कि 7 सीटों का जिम्मा मेरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और मुझे देखना है वहां बीजेपी का कैंडिडेट जीते। हुआ क्या? जो उनका मेन एरिया था दौसा, जहां से वो उसके आसपास के एरिया में वो बड़े पॉपुलर है, बड़ा पॉपुलर चेहरा है मीना कम्युनिटी में, जो कि एसटी कम्युनिटी है, उसके अंदर एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, वो कम्युनिटी ने वहां जो कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा हुआ था उसको बहुत मतों के अंतर से हराया, करीब 2.5 लाख या 2.5 लाख से ऊपर मतों से हराया। उसके बाद में जो उनका ट्वीट आया वो एक आपको समझना पड़ेगा, उसके पीछे की राजनीति जिसको हम बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस, उसको भी समझना पड़ेगा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से क्या पोस्ट करा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो उन्होंने एक रामायण की पंक्ति को लिया और उसमें जोड़ा और उन्होंने ट्वीट करा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। क्या किरोड़ी लाल मीणा रिजाइन करना चाहते हैं? क्या किरोड़ी लाल मीणा इससे हटना चाहते हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था उनके जो ट्वीट्स या जो उनके जो आवाज थी वो मुझे लगता था कुछ भारतीय जनता पार्टी के सीएम या भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस के, जबकि वो खुद मंत्री हैं भजन लाल की कैबिनेट में और सबसे सीनियर होंगे शायद आज की तारीख में, पर उनको मंत्रालय बहुत छोटा दिया गया था, कृषि, वो भी काट छाट के दिया गया था उनको, शायद वो भी एक नाराजगी हो सकती है। तो उन्होंने जब ये ट्वीट करा और उन्होंने अपनी नाराजगी एक चीज पे और दिखाई, जो एक कोई काम चल रहा है उसमें वो कहते हैं घोटाला हो रहा है, तो आप ये देखें कि उन्होंने एक शुरुआत करी। अभी तक वैसे ऑफिशियली उन्होंने रिजाइन नहीं करा है, उन्होंने सिर्फ ट्वीट करा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो क्या वो रिजाइन करने वाले हैं? या क्या ये एक तरीका है भजन लाल जी पे प्रेशर डालने का कि मैं अगर 1 सीट पे रिजाइन कर सकता हूं हारने पे, या 5 सीट पे या 7 सीट पे रिजाइन कर सकता हूं, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रिजाइन क्यों नहीं करते हैं? क्या ये एक तरह का प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई उन्होंने? लगता तो कुछ ऐसा ही है। देखिए नजर तो कुछ ऐसा ही आता है कि बीजेपी में घमासान या लड़ाई झगड़े या हल्ला गुल्ला चालू होने के कगार पे है। अभी तक क्यों नहीं हुआ आप लोग मेरे से पूछेंगे, उसका कारण था कि आज उनकी मीटिंग थी, आपको पता होगा, दिल्ली में, और वहां ये सब लोग बैठे थे और जितने भी नेता थे बीजेपी के वो सब दिल्ली में थे, क्योंकि मोदी जी शायद अब सरकार बनाने की तारीख की घोषणा भी मैं जब तक ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगा तब तक वो कर चुके होंगे ऑफिशियली, कब वो ओथ ले रहे हैं। पर मैं ये मान रहा हूं कि बीजेपी के लिए राजस्थान में मुश्किलें बढ़ेंगी, कम नहीं होगी। ये तो मैंने को आपको एग्जाम्पल दिया। इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ जो कि बड़े प्रमुख नेता हुआ करते थे बीजेपी के, उन्होंने भी कई मुद्दों पे लेटर लिखे अपनी आवाज उठाई। इसके अलावा भी आप देखेंगे कई मंत्रियों ने कुछ मुद्दों पे अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश करी और भजन लाल जी को चिट्ठियां भेजी। इसके अलावा अगर आप देखें तो राजस्थान में हो क्या रहा है, राजस्थान में ये हो रहा है इस टाइम पे कि राजस्थान सरकार को यहां का मुख्यमंत्री चलाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं में रोष है, वो रोष अब मुझे लगता है उसके फूटने का टाइम आता हुआ नजर आ रहा है कि उनको अब लग रहा है ये राइट टाइम है जब हम हमारी पार्टी जो है सेंटर में पूरे नंबर नहीं ले पाए। तो आपको ऐसी कई और आवाजें शायद दिन में सुनने को मिलेंगी और कई और प्रेशर डाले जाएंगे भजन लाल जी के ऊपर, क्या आप कुर्सी छोड़ सकते हैं? देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्या भजन लाल जी कुर्सी छोड़ेंगे? देखिए भजन लाल जी कुर्सी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे तो अपने को आने वाला टाइम बताएगा, पर क्या इतना प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा है? मैं मानता हूं
प्रेशर पड़ना उन पे शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं ने भी एक चीज कहनी शुरू कर दी है कि हमारा इस सरकार में काम नहीं हो रहे, क्योंकि ज्यादातर डिसीजन जो हैं वो भजन लाल जी की जगह ब्यूरोक्रेसी ले रही है। देखिए, ये चोट जो लगी है, ये चोट ने उसको और एग्रवेट करेगी और बढ़ाएगी। मुझे लगता है कार्यकर्ताओं में एक रोष आएगा कि हमने बाहर नहीं निकले जब वोटिंग डे था उस दिन। और इसलिए देखिए, मैं आपको शुरू में भी बोला था एक एग्जांपल कि अब के ना तो कोई पर्ची बांटने आया घर पे, ना कोई बुलाने के लिए आया। ये मैंने पहली बार देखा है कांग्रेस की, बीजेपी की, क्योंकि मैं काफी इलेक्शन कवर कर चुका हूं, तो मैंने पहली बार देखा जब घरों पे पर्चियां नहीं गई या कोई आदमी आपको लेने नहीं आया, अरे आपका वोट रह गया, आप चलिए ना वोट डालिए ना। अब के ऐसा ही प्रतीत हुआ। क्या कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी? मैं मानता हूं बिल्कुल थी, और मैं मानता हूं इसके बाद में ये और एग्रवेट होगी और लोग जो हैं एग्रवेट होके खुल के बोलना शुरू करेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। आने वाले दिनों में एक और आदमी है जिसका मैं बारे में आपसे बात करना चाहूंगा, वो है सीपी जोशी, जो कि प्रदेशाध्यक्ष है बीजेपी के राजस्थान में और चित्तौड़ से अब के एमपी बन के गए। मुझे लगता है कि पहली गाज शायद उन पे गिर सकती है, क्योंकि ये उनके अंडर में चुनाव लड़ा गया जब वो प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने जो सीटें खोई, सबसे पहले आप जानते हैं किसके ऊपर नाम आता है, वो होता है प्रेसिडेंट पार्टी का, उसके बाद मुख्यमंत्री का भी आता है, औरों का भी आते हैं। तो मुझे लगता है शायद उनको थोड़े दिनों बाद हटा दिया जाएगा, उनकी जगह किसी और को लाया जाएगा, ये मुझे प्रतीत होता है। देखिए, ये हमारा है, स्टडी है, ओपिनियन है। अब ओपिनियन डिफर भी कर सकता है लोगों टू पर्सन, कोई किसी और के दिमाग में कुछ और होगा, पर मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि दोनों में से एक आदमी मुझे जाता हुआ शुरू में नजर आ रहा है। दूसरा आदमी शायद, जैसे भजन लाल जी हैं, शायद थोड़ा टाइम और रुके, क्योंकि चुनाव है। किस चीज के चुनाव है? पंचायत के, म्यूनिसिपल बॉडीज के। ये चुनाव कब है? ये चुनाव है इस साल के अंत के बाद में, मतलब अगले साल के शुरुआत में या शुरुआत के बीच में, मतलब करीब आप मानिए साल के बीच में, सॉरी शुरुआत के बीच में नहीं, साल के बीच में, मतलब जनवरी से जून के पीरियड के अंदर मुझे लगता है ये सारे चुनाव जो हैं शायद हो जाएंगे। तो उस टाइम मुझे लगता है अगर ये रिजल्ट ठीक नहीं आया, जो कि इस रिजल्ट को देख के, और विधानसभा के रिजल्ट में भी कांग्रेस की बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी कि वो भी 70 सीट लाए थे 200 में से, मुझे लगता है कुछ ना कुछ भजन लाल जी के ऊपर भी गाज गिर सकती है, पर अभी नहीं। मुझे लगता है भजन लाल जी में टाइम लगेगा, पर हां, आवाजें भजन लाल जी के अगेंस्ट में उठनी शुरू हो गई हैं। प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है कुछ नेताओं ने। अब देखिए, प्रेशर में खुद ही विल्ट कर जाए या खुद ही इंपैक्ट ले लें, वो बात मैं नहीं बता सकता, वो उनका पर्सनल चॉइस है। पर मैं ये जानता हूं आने वाला टाइम भजन लाल जी के लिए मुश्किलों से भरा हुआ है। अगर वो ढंग से हैंडल नहीं कर पाए तो उनके लिए आने वाले टाइम में काफी दिक्कत आ सकती है, और उनको इस बात का शायद एहसास भी होगा, क्योंकि जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा ने बात करी, जो लिखा उन्होंने, वो जो रामचरितमानस को कोट करके लिखा, उससे एक बात बड़ी प्रूव होती है कि ये एक प्रेशर है। और डायरेक्ट प्रेशर किस पे है? ये है डायरेक्ट प्रेशर भजन लाल जी के ऊपर, कि अगर मैं रिजाइन कर सकता हूं, क्योंकि वो सबसे सीनियर है। मैंने आपको पहले भी बोला, वो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, और उनको ऐसा डिपार्टमेंट नहीं दिया गया तो अच्छा हो। तो नाराजगी तो वाजिब है, उनकी पहले भी थी, पर चुनावों से उनको एक बहाना और मिला। तो क्या भजन लाल जी इस प्रेशर में विल्ड कर सकते हैं? मुझे लगता है, क्योंकि वो नए नए आए हैं, तो शायद विल्ड भी कर जाएं। देखिए, इसकी भी संभावना है, पर मुझे ज्यादा ये लगता है कि शुरू में शायद सीपी जोशी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा, या एक्शन नहीं बोलना चाहिए, गलत वर्ड होगा, एक्शन लिया जाएगा। उनको शायद रिप्लेस करा जाए किसी और से, क्योंकि बीजेपी ने देखा जाट जो हैं उनसे अलग हो गए, विमुख हो गए इस चुनावों में। तो शायद किसी जाट नेता को लाकर बना दिया जाए आपका प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी का, और उसी पे डिपेंड करके ये आगे की चुनाव रणनीति, क्योंकि 2 चुनाव पड़े हैं, वो बनाने की कोशिश करें। पर ऐसा नहीं कि भजन लाल जी पे प्रेशर नहीं है, भजन लाल जी पे प्रेशर है। देखना है होता क्या है आगे। जल्द मिलूंगा मैं आपसे नए वीडियो के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। नमस्कार, शुक्रिया।